नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आयुर्वेद विजन चैनल पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हृदय से स्वागत है, आभार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे, और इसी खुशी के साथ अपनी तैयारी को हर रोज़ एक नई दिशा की ओर लेके जा रहे होंगे। और इस नई दिशा की ओर ले जाने का हमारा मात्र एक कारण यह है कि अगर आप नई दिशा की ओर बढ़ते हैं तो आपकी परीक्षा 10 पालियों में होगी। उस 10 पालियों में कहीं ना कहीं जाके आप टकराएंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो टेस्ट श्रृंखला लेकर आए थे, हिंदी की जो आपके यहाँ टेस्ट श्रृंखला आई थी, उस टेस्ट श्रृंखला को आज हम फिर आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने अभ्यास श्रृंखला का एक नया प्रश्न लेकर आया हूं, और नए तरीके के कुछ प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपके यहाँ एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ जाए, तो आपको तरीका तो मालूम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, पहला हमारे यहाँ जो प्रश्न आता है, लिखा क्या गया है, प्रत्येक प्रश्न में चार वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ए, बी, सी और त्रुटिहीन होने पर डी पर चिन्ह लगाएं। ठीक, अर्थात इसमें जो 4 विकल्प दिया गया है, 4 विकल्पों में 3 ऐसे विकल्प हैं जो वाक्यांश हैं। ठीक है, उन वाक्यांशों में अगर कोई त्रुटि नहीं है तो यह वाला डी वाला विकल्प होगा। अगर त्रुटि होगा तो जिसमें त्रुटि होगी वह वाला विकल्प आपको चयन करना है। ठीक, जैसे कि जो प्रश्न दिया गया, कहा गया किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, ठीक, जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। और उसके बाद लिखा गया है कोई त्रुटि नहीं। तो इस वाक्य में आप यह बताएंगे कि इस वाक्य में कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए कि जब हम आपसे यह बात करते हैं तो लिखिए, पहले वाले प्रश्न में क्या दिया गया, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक कि वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित मानी जाती है। अर्थात यह तीनों वाक्य एक क्रम में रखे गए हैं, तो इस वाक्य में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर आपका माना जाएगा। ठीक है, इस तरह इसके क्रम को बैठाना है, या ध्यान रखिए इसके जो वाक्यांश दिए गए हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से रखना, ताकि वो अपने भाव को पूर्णतः प्रकट कर सकें। अगर पूर्णतः प्रकट कर रहे हैं तो कोई त्रुटि नहीं, अगर मान लो कहीं ऐसा कोई गड़बड़ है तो वहाँ पे वो वाले का चयन किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जो प्रश्न दिया गया उसी से संबंधित है। लिखा क्या गया है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, सबसे पहला उपाय कोई त्रुटि नहीं। अब आप इसमें हमें बताएंगे इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक, अब देखिए वाक्यों के क्रमबद्ध जो रखे जाते हैं उस क्रमबद्धता में सबसे देखिए यहाँ जो सी वाला विकल्प है, यह क्या है, गलत है। क्योंकि यह सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पहला उपाय पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। ठीक, यह होना चाहिए, लेकिन यह क्या क्रमबद्धता की श्रेणी में तीसरे नंबर पे है, इसलिए यही वाला विकल्प इसमें सही होगा। बाकी हर जगह क्या है, सही है। ठीक, यह वाक्य सही है, यह वाक्य सही है, यह वाक्यांश क्या है, गलत है, यह अपनी क्रमबद्धता की श्रेणी में नहीं आया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला भी वही वाक्यांश का मिलान करने की, वाक्यांश को एक क्रमबद्ध समूह में रखने की बात आई है। लिखा क्या गया है, सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीतिक एवं प्रशासक। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। अब आप इसमें हमें यह छांट के बताएंगे इस वाक्य में ऐसा कौन सा है कि जो गलत है। अब इस वाक्य में भैया जैसे कि जो यहाँ पर लिख दिया गया है क्या, सरदार पटेल, यह वाक्य इस तरह से होना चाहिए, कहा जाएगा इस देश में फिर नहीं हुआ सरदार पटेल से अच्छे, सरदार पटेल से अच्छे, अच्छा लिखना चाहिए, अच्छा राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक। ठीक, एवं प्रशासक यह होना चाहिए। ठीक, यह होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दे दिया गया है, सबसे पहले सरदार पटेल वाली बात कह दी गई है। तो यह वाक्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, त्रुटिपूर्ण होगा। अर्थात वाक्यांशों के क्रम में यह सम्मिलित नहीं हो रहा होता है, इसलिए विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने आया है। इस शानदार प्रश्न को आपको मिलान करना है कि इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, पहले निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले आया नागमती वियोग वर्णन, ठीक, ब्रह्म राक्षस, झूठा सच, असाध्य वीणा। ठीक है, अब देखिए नागमती वियोग वर्णन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विकल्प में रचनाकार भी दिया गया, अज्ञेय है, यशपाल है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं और मुक्तिबोध है। तो मित्र यहाँ देखिए सबसे पहले तो आप मलिक मोहम्मद जायसी की नागमती वियोग वर्णन आप जानते हो, तो पहले का क्या हो गया, 3 हो गया, एक विकल्प तो हमने क्लियर कर दिया। अब दूसरा आप देखिए ब्रह्म राक्षस किसकी रचना होती है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। जो यह ब्रह्म राक्षस रचना है या किसकी है, मुक्तिबोध की है। 2 चीज़ें हमने आपसे क्लियर कर दिया है। ठीक, अब तीसरी की बात अगर हम कहते हैं झूठा सच, झूठा सच भी कई बार हमने आपको अभ्यास में करवाया है। झूठा सच जो रचना होती है वह किसकी होती है, यशपाल की होती है। बच्चे क्या, असाध्य बीड़ा, असाध्य बीड़ा रचना किसकी है, अज्ञेय जी की है। इस तरह से आपको मिलान करना है कि ए वाले का क्या हो गया, तीसरा, ए का तीसरा आया, तो बी का क्या कौन सा आया, चौथा आया। ठीक, बी का चौथा आया, सी का कौन सा आया, दूसरा आया, तो डी का पहला आया। अर्थात विकल्प के अनुसार बी वाला विकल्प सही हो गया। यही वाला जो क्रम आया है, यही क्रम क्या है, सही ढंग से सुमेलित हो रहा है। ठीक, यही क्रम सही ढंग से सुमेलित हो रहा है। अब देखिए कि हमारे पास अगला जो प्रश्न आता है, अगला जो हमारा प्रश्न होता है मित्र, वह क्या होता है, लिखा क्या गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम एवं अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वाह है, बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम में उचित विकल्प के साथ चुनिए। ठीक, अब देखिए कि पहला और छठवां, पहला हो गया, ठीक, और इसमें छठा कहाँ है यह भी देखा जाए। छठा तो आया ही नहीं है, अच्छा आया है छठा। पहला यह है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और छठा क्या है, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। अब इस दोनों वाक्यों के मध्य में क्या करना है, इन चारों विकल्पों को रखना है। लिखा गया आवश्यकता आविष्कार की जननी है, त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए, तभी नए नए आविष्कार होते हैं, तरह तरह के नए उपाय सोचता है, जो जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है। इन जो 4 विकल्प है यहाँ पर, या जो 4 विकल्प है, यह वाला, यह वाला, यह वाला, इनको ये क्रम में रखना है। लिखा गया आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसके बाद कौन सा आएगा यह देखना है, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो जो मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए आयाम, नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। अर्थात जो है यहाँ पर जो विकल्प सही होगा, तो पहले नंबर पे यह जाएगा, ठीक, दूसरे नंबर पे यह जाएगा, ठीक, तीसरे नंबर पे यह जाएगा, चौथे पे यह जाएगा। अब देखिए वा, या, ला, रा, वा, या, ला और रा, विकल्प नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी के अनुसार अगर आप इसके साथ वाक्य जोड़ते जाएंगे, इसके साथ वाक्य जोड़ते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अंतिम में क्रमबद्धता जाके इसकी बन जाएगी, तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, या, रा, लावा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। लिखा जाता है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे निवेश माना जाता है। देखिए विकल्प यहाँ पर एक यह आया है, एक यह आया, 1 से 6 आया, ठीक। और उसके बाद इन वर्णों को क्या करना है, यह जो वाक्य दिए गए हैं इनको क्रमानुसार रखना है, ठीक है। अब कहा जाए देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, ठीक, तो इसके बाद कौन सा रखा जाएगा यह आप बताएंगे, ठीक है। क्षेत्र में संतुलित विकास की बात करते हैं, तो क्षेत्र के संतुलित विकास के बाद क्या होता है, संतुलित विकास की प्रगति सबसे महत्वपूर्ण कारण, प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण केंद्र सरकार द्वारा नए उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम के जरिए सीधे निवेश किए जा रहे हैं। अर्थात संतुलित विकास में 1 नंबर यह हो गया, ठीक।
दूसरे नंबर पे क्या हो गया, या हो गया, ठीक है। सरकारी क्षेत्रों के मतलब कि तीसरे नंबर में क्या हो गया, उद्यमों में योजनागत और योजनेतर, और चौथे नंबर पे या हो गया। तो आप देखिए कि इसमें जो क्रम है कहाँ है, या है, पहले क्या आएगा, वा आएगा, फिर क्या आएगा, या आएगा, फिर क्या आएगा, रा आएगा, फिर क्या आ जाएगा, ला आएगा। तो आप ये विकल्पों में देखिएगा कहाँ कैसे सही है। तो वा, ठीक, वा के बाद क्या है, वा के बाद क्या भैया, वा या होना चाहिए। तो देखिए फिर से एक बार मिलान कर लीजिए, हो सकता है हमसे ही कोई मिस्टेक हुआ हो। तो एक बार आप मिलान करिए, देखिए कि कहा गया देश में संतुलित क्षेत्रों के विकास, ठीक, की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम के जरिए योजनागत योजनेतर संसाधनों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में सीधे निवेश के सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वा, ला, रा, या हो जाएगा। विकल्प नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। हमसे मिस्टेक हो गया था, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें जो भावगत तरीके से रखा जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वा, ला, रा, या हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसको क्या करना है, आपको एक क्रमानुसार वाक्यों को सेट करना है, क्रमबद्ध तरीके से रखना है, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही रहेगा। अगला देखिए कि क्या कहा गया, ऐसा लगा मानो बम फटा, वाक्य में कौन सा अव्यय है, ठीक। ऐसा लगा मानो बम फटा, वाक्य में कौन सा अव्यय है, स्वरूप बोधक है, संकेत बोधक है, उद्देश्य बोधक है, या कारण बोधक है, ठीक है। तो अब अगर आपसे यह बात कही जाए कि ऐसा लगा जैसे बम फटा, मानो बम फटा, इस वाक्य में कौन सा अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो देखिए भैया, ऐसा लगा मानो बम फटा, ठीक, मानो बम फटा, यहाँ पे जो मानव शब्द आता है वह स्वरूप बोधक अव्यय होते हैं। यह मानो, वैसे अगर आपसे देखा जाए तो यह क्या हो जाता है, जो हमारे आपकी जानकारी में समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। इसी समुच्चय बोधक अव्यय में स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक और कारण बोधक होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मानव शब्द का पूछा गया तो यहाँ पे विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया निर्देश में लिखा गया प्रश्न संख्या 8 से 9 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर चिन्हित कीजिए, ठीक है। मतलब यह वाक्य जो दिया गया है इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। लिखा गया नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ठीक, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ठीक, साधनों का विकास करने होंगे। तो यह जितना विकल्प दिया है, देखिए मित्र, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक क्या आता है, कहा गया नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ खड़े हैं, यह शुद्ध है, ठीक। छात्र के साथ यहाँ पर को लगना चाहिए तब शुद्ध होता। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है तो यह वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया। साधनों का विकास करने होंगे, नहीं करना होगा लिखा जाना चाहिए, होंगे नहीं होगा। तो इसलिए यह भी वाक्य अशुद्ध है, यह भी है, यह भी क्या है, अशुद्ध है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे कारणों से वाक्य क्या है, यहाँ पे खड़ा जगह खड़े होना चाहिए, छात्र को अनुशासन प्रिय होना चाहिए, इसमें को नहीं लगा था, तो यहाँ पर होंगे लिखा होगा होना चाहिए। इसलिए तीनों विकल्प गलत हैं। सही वाला विकल्प क्या है, विकल्प नंबर सी है। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा गया है कि माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चयन करिएगा। अब देखिए मित्र, यहाँ पे दिया गया माँ को अपने पुत्र में ममता में नहीं प्रयोग किया जाएगा, माँ को अपने पुत्र पर भी नहीं प्रयोग किया जाएगा, ठीक। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है, कि संबंध तो है पहले से, माँ की ममता की बात कही जा रही है। माँ के द्वारा पुत्र की ममता, द्वारा शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा तथा विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि इसमें किसी भी संबंधी कोई अशब्द नहीं है, न कारक से है, न लिंग से है, न वचन से है, न काल से है। ठीक है, इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर माना जाएगा, विकल्प नंबर सी। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा क्या गया, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में नहीं है। लिखा गया रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और दोहावली। तो मित्र यह सभी लोग जानते हैं कि रामचरितमानस की जो भाषा है वह भाषा कौन सी है, अवधी भाषा है, तो इसलिए यह क्या नहीं है, तो यह रामचरितमानस नहीं है। यह एकदम विकल्प नंबर एकदम सही है। बाकी और सारे के सारे जो ग्रंथ लिखे गए वह सब किस भाषा में लिखे गए हैं, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला लिखा गया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, कनौजी है, मेवाती है, बघेली है, मगही है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कनौजी हिंदुसरी क्या लिखा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो मित्र सीधा से उत्तर क्या देंगे, कनौजी देंगे, क्योंकि अगर आपको हम बता दें तो हमारे पास एक आती है सौरसेनी अपभ्रंश। क्या आती है, सौरसेनी अपभ्रंश आती है। ठीक, सौरसेनी अपभ्रंश के 4 हिस्से आए। 4 हिस्से जो आए वह कौन कौन से रहे। सबसे पहले इसमें एक आती है पश्चिमी हिंदी। ठीक, पश्चिमी हिंदी आती है। उसके बाद फिर एक आती है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक, फिर तीसरे में आ जाती है क्या, गुजराती हिंदी। ठीक, और चौथे में आ जाती है पहाड़ी हिंदी। ठीक, क्या आ जाती है, पहाड़ी हिंदी आ जाती है। ठीक है, यह इतनी आ जाती है। जब यह इतना आ जाता है तो जो पश्चिमी हिंदी होती है यहीं से क्या आती है, कनौजी भी आती है। ठीक, यहीं से एक आती है बुंदेली आती है। ठीक, यहीं से क्या आ जाती है, ब्रज भाषा आ जाती है। ठीक है, और यहीं से क्या हो जाती है, खड़ी बोली आ जाती है। ठीक है, खड़ी बोली आ जाती है। और यहीं से क्या आ जाती है, हरियाणवी आ जाती है। ठीक, क्या आ जाती है, हरियाणवी आ जाती है। बाकी रही मेवाती की, मेवाती क्या हो जाती है, मेवाती क्या हो जाती है, राजस्थानी हिंदी होती है। क्या हो जाती है, राजस्थानी हिंदी से निकल कर आती है। बघेली जो है वह कहाँ से आती है, पूर्वी हिंदी से निकल कर आती है। ठीक, मगही जो होती है वह बिहारी हिंदी से निकल कर आती है। ठीक, मगही कहाँ निकल कर आती है, बिहारी हिंदी से निकल कर आती है। इस तरह से क्या हो गया, यह इतना आपको हमने बताया। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखा गया है। कानन कुसुम, करुणालय लिखा गया, प्रेम पथिक लिखा गया, उपयुक्त में कोई नहीं है। तो इस तरह से इसमें मित्र क्या कितने विकल्प आए हैं, 4 विकल्प आए हैं। इन चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। तो आप बताइएगा कि इसमें कौन सी हो जाएगी। तो अतुकांत मतलब क्या होता है, जहाँ पे अच्छे भाव के साथ लिखा गया हो। तो भैया ध्यान रखिएगा, अतुकांत शैली में लिखा गया इनका ग्रंथ क्या रहा, प्रेम पथिक रहा। ठीक है, अतुकांत शैली में लिखा गया ग्रंथ कौन सा रहा, प्रेम पथिक रहा। फिर अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है। जयदत्त व्रत है, यशोधरा है, नील देवी है, साकेत है। तो मित्र यहाँ पे देखिए कि आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आपको चयन करना है। ठीक है, अब इसमें कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो जयदत्त व्रत मैथिली शरण गुप्त की, यशोधरा भी उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, साकेत उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। बची कौन सी, नील देवी रचना बची है। जो नील देवी रचना है या किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक, किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, यह वाली नहीं, बाकी सब है। अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य के रिक्त स्थान दिया गया में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक, साथी होती हैं। तो मनुष्य के कष्ट में, सुख में, एकांत में, तनाव, यह 4 विकल्प दिया गया है। तो इस 4 विकल्पों में से कोई एक उचित विकल्प का आप चयन करिएगा और चयन करके आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। मनुष्य के रिक्त स्थान में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो भैया ध्यान रखिए, जब मनुष्य एकांत में होता है, एकांत में जब होता है तो यही जो पुस्तक होती है, पुस्तक ही क्या कहलाती है, उनके मित्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा एकांत। ठीक, क्या आ जाएगा, एकांत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है, धोखे भरे आधुनिक समाज में
फिर यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया मित्र कि प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो विकल्प में लिखा गया प्रत्यावर्तन, प्रवंचन, प्रवचन, प्रवर्तन। तो इसमें से आप किसी एक विकल्प का चयन करेंगे और चयन करके आप बताएंगे कि इसमें क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइए, फटाफट बताइएगा। तो भैया देखिएगा, धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवचन, विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी यह भी गलत, यह भी गलत, विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, प्रवचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्रवचन मतलब दूसरे के द्वारा कही गई व्यथा को। ठीक है। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक योजक रिक्त स्थान दिया गया व्यवस्था है, मानकीय की, क्रमिक की, आंतरिक की, आदर्श की। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक क्या है, मानकीय की, क्रमिक की, आंतरिक की, किसकी है? तो ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं, जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक योजक मतलब रिक्त स्थान दिया व्यवस्था है, तो वह भैया क्या है, मानकीय है। तो विकल्प नंबर ए वाला एकदम सही उत्तर हो गया, विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया कि अन्वीक्षण का सन्निविच्छेद कौन सा है? अनुधन इच्छण लिखा गया है, अनुधन वीक्षण लिखा गया, अनुधन इच्छण लिखा गया, अनुधन इच्छण लिखा गया। ठीक, इस तरह से आपके सामने 4 विकल्प दिए गए। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है मित्र? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा सही है, ए वाला विकल्प एकदम राइट आंसर है। और है क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपके सामने लिखा गया अनुधन इच्छण, अनुधन इच्छण लिखा गया, अनु से क्या मिला है, उ मिला है, उ का क्या बन जाता, वह बन जाता, बड़ी है तो बड़ी ई यहाँ पे लग जाएगा, अर्थात यह कहाँ चला जाएगा, यण संधि में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, यण संधि में चला जाएगा। विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक, विकल्प नंबर ए क्या हो गया, एकदम सही उत्तर आपका हुआ। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है शीतर्तु, शीतर्तु का सन्निविच्छेद कौन सा है? शीधन ऋतु, शीताधन ऋतु, शीतधन ऋतु, शीतधन ऋतु। इस तरह से आपके सामने कितने विकल्प दिए गए मित्र? 4 विकल्प दिए गए। ध्यान से देखिएगा, यह जो संधियां हैं या अधिकांशतः एग्जाम में पूछी गई हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है, तो आप सीधा सा उत्तर क्या देंगे, शीतधन ऋतु देंगे। ऐसा देंगे क्यों? जैसे कहा जाएगा शीत, इसके साथ क्या जोड़ा जाएगा, ऋतु। अब यहाँ शीत क्या आया, ता से क्या आया, आ के बाद क्या दिखाई दिया, ऋषि। दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, अर। तो शब्द क्या बन जाता है, शीतर तू बन जाता है मित्र। अर की मात्रा यहाँ पर आई, तो इस तरह इस पद में कौन सी संधि हो जाएगी, इस पद में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, इस पद में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक, अगली बार अगले देखते हैं क्या है हमारे यहाँ। लिखा गया हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में सिंधी लिखी जाती है, पंजाबी लिखी जाती है, बंगला लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है। तो मित्र यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है। ठीक, कौन सी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है। बाकी सिंधी और पंजाबी जो लिखी जाती है वह उसके लिए भी क्या होती है, गुरुमुखी होती है। ठीक, और जो बांग्ला लिखी जाती है इसके लिए भी क्या होती है, बांग्ला होती है। इस तरह से यह दोनों क्या हो गए कि कौन सी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है। और भी आप ध्यान रखिएगा, इसी देवनागरी लिपि में मराठी, कोंकणी, संस्कृत, ठीक, यह सारी भाषा भी किस में लिखी जाती हैं, सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक, तो प्रश्न नंबर 19 का कौन सा सही हुआ, डी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर हुआ। अब अगला देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 20 का। लिखा गया पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की, डॉक्टर रघुवंश की, मृदुलागर की, निर्मल वर्मा की। तो अब आप इसका उत्तर, सही उत्तर का चयन करेंगे। सही उत्तर का चयन करके हमें आप इसको बताएंगे। हालांकि सारी रचनाओं का हम बहुत विशद अध्ययन करवाए हैं। इसके पहले वाली जहां हमारी साहित्य की क्लास गई है वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां हमने साहित्य की बहुत सारी रचनाओं को बहुत विधिवत ढंग से कराया है। ठीक,
तो भैया यहाँ पे देखिए कि यह जो हवा में हस्ताक्षर है वह डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की पुस्तक है और इस पुस्तक पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इसकी व्याख्या भी हम पीछे वाले क्लास में कर चुके हैं। एक बार आप लोग उस साहित्य और पुरस्कारों वाली क्लास को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रश्न नंबर 21 में लिखा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इसके पहले तीसरे या चौथे प्रश्न में हमने इसकी व्याख्या की थी। इसमें लिखा गया राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत क्या आती है? मेवाती आती है। और मेवाती साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा मारवाड़ी भी आती है, ठीक, मालवी भी आती है, मालवी भी आती है, ठीक, जयपुरी भी आती है, जयपुरी भी आती है। यह 4 जो बोलियां होती हैं, यह 4 बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बाकी मगही जब आती है तो यह किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कन्नौजी जो होती है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। बघेली जो होती है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक, किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, लिखा गया युधिष्ठिर। क्या लिखा गया है? युधिष्ठिर लिखा गया है। और कहा गया किस समास का समस्त पद है? कर्मधारय का है, अधिकरण कारक तत्पुरुष का है, अलूक तत्पुरुष का है, नय तत्पुरुष का है। यहाँ देखिए इया होना चाहिए, चाचा चाचा इया वाला होना चाहिए, ठीक। अब आप इसमें बताएंगे इसमें से कौन सा सही है। जब हम युधिष्ठिर की बात करते हैं, जो युद्ध में स्थिर होता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। तो जैसे इसमें जो विकल्प दिया गया उस विकल्प में अलूक तत्पुरुष समास होगा। अगर मान लो तत्पुरुष समास या अलूक तत्पुरुष समास नहीं दिया गया है, इस युधिष्ठिर शब्द में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। यह भी आप देख लीजिएगा एक बार। अब लिखा गया 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? द्विगु का है, बहुव्रीहि का है, द्वंद्व का है या कर्मधारय क्या है? 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो यह ध्यान रखिएगा मित्र, यह किस समास का उदाहरण है? तो किस समास का है? द्विगु समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची अप्रधान होता है या अप्रधान होता है, ठीक है, अप्रधान होता है। 8 की बात कही गई तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, अप्रधान होता है। और उत्तर पद क्या होता है? कि प्रधान पद होता है। दोनों पदों को जब हम मिलाते हैं तो समूह का बोध करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे 8 अध्याय की बात कही गई है। 8 अध्याय का मतलब क्या होता है? समूह की बात हो जाती है। जहाँ समूह की बात आएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, जहाँ संख्या होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया राजा भिक्षुक को दान देता है। वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या करण कारक है? तो दोस्तों देखिए यह प्रश्न तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अगर आपसे पूछा जाए तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा मित्र? संप्रदान कारक हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा। जब किसी को कुछ देने या लेने का बोध होता है, देने या लेने का बोध हो, तब वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक। जब कहीं पर साधन की बात कही जाए, ठीक, साधन की बात कही जाए जिसको आप द्वारा लगाते हो, बात हो, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ करण कारक हो जाएगा। जब अलग होने का भाव प्रतीत हो, अलग होने का भाव प्रतीत हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। जब कर्म की बात आती है तो कर्म मतलब क्या हो जाता है? जैसे कि किसी के जैसे क्या हो जाए? जहाँ पर को लगा हो, ठीक, उसके अलावा जहाँ पर क्रिया क्या हो? भगाना, जगाना, दौड़ाना, पुकारना, कोसना, यह सब आ जाए, वहाँ पे क्या हो जाए? कर्म कारक। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर से एकदम राइट आंसर है, ठीक है, से एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा। लिखा क्या गया है? सदैव। सदैव का विलोम शब्द है विरत, विरद, विरज, विरल। तो अब आप बताइएगा सदैव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा?
सदैव मतलब हमेशा, ठीक। और इसमें जो विरध शब्द लिखा गया या विरध शब्द क्या हो जाएगा, एकदम सही विकल्प हो जाएगा कि सदैव का विलोम क्या हो जाएगा, विरध हो जाएगा। विरध मतलब क्या होता है, कभी कभी, ठीक है, सदैव की बात नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा गया है सहोदर का विलोम शब्द है परोदर, अधर, अंत्योदय, उधर। तो इसमें आप बताइएगा इसका कौन सा विकल्प सही है, इसका कौन सा विकल्प सही है सहोदर का। सहोदर मतलब क्या होता है, जो साथ होते हैं, ठीक, सहोदर भाई हैं, जुड़वा भाई हैं या चचेरे भाई हैं, तो ऐसे हो जाता है ना, सहोदर की बात हो जाती है। अब इसमें अगर आपसे जब पूछा जाता है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें मित्र कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यह आप हमें बताएंगे, फटाक से उत्तर दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या कौन सा सही हो जाएगा, परोदर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परोदर मतलब क्या, दूसरा, भिन्न, अलग, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या है, वसन है, आग है, अश्व है, निश्चर है, ठीक। यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसमें आप बताएंगे यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। यातुधान का पर्यायवाची मित्र क्या हो जाएगा, निश्चर। यातुधान मतलब रात की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो गया, निश्चर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, पर्यायवाची को तो आपको रटना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, रात, रात का पर्यायवाची शब्द है, रात का पर्यायवाची शब्द धाम है, त्रियामा है, अमी है, पयस है। तो इसमें आप बताइए, इसमें एकदम अलग अलग शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप यह बताएंगे कि रात का जो पर्यायवाची शब्द है तो वह क्या हो जाएगा। रात का पर्यायवाची शब्द भैया क्या हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, त्रियामा। त्रियामा जो लिखा गया, विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर हुआ कि त्रियामा क्या हो जाएगा, रात के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक। अब लिखा गया अगला जो प्रश्न दिया गया है, कहा गया है ग्रीवा का पर्यायवाची है। ग्रीवा का पर्यायवाची पैर है, कलाई है, पृष्ठ है या गर्दन है। तो आप बताइए कि क्या है ग्रीवा की पर्यायवाची। ग्रीवा मतलब क्या होता है, गला, गले को क्या कहा जाता है, गर्दन। तो विकल्प नंबर डी एकदम सही है, तो आप जानते ही जानते थे पहले से भी, ठीक, या आप जानते ही थे, इसमें कोई शक की बात नहीं थी। अगला देखिए कि अगर आपको सामने एक शब्द लिखा गया है कि गोबर गणेश या किस समास का उदाहरण है, संबंध तत्पुरुष का है, संप्रदान तत्पुरुष का है, करण तत्पुरुष का है कि अधिकरण तत्पुरुष का है, तो बताइए किसका उदाहरण है। तो बताइए इसमें उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए गोबर गणेश लिखा गया है, गोबर से बना गणेश। अब देखिए से, गोबर से, गोबर गणेश मतलब गोबर से बना गणेश हो गया। अब यहाँ से का प्रयोग कहाँ किया जाता है मित्र, तो देखिए कि संबंध में तो होता नहीं, संप्रदान में होता नहीं, करण में देख लीजिएगा और अधिकरण में देख लीजिएगा, ठीक। अधिकरण मतलब में पर हो जाता है, गोबर पर बना गणेश तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें विकल्प नंबर सी को आप एकदम राइट आंसर मानिएगा, क्योंकि गोबर गणेश मतलब क्या हो जाएगा, गोबर से बना हुआ गणेश हो जाएगा। अगर मान लो यह विकल्प न रहे तो वहां पे आपको क्या बताना होगा, संबंध कारक तत्पुरुष समास बताना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा गया तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, या किस समास का उदाहरण है। तीन बेड़ियां मिलती हैं जहां, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, द्विगु समास है। तो आप देखिए कि जहां पे पहला पद क्या हो जाएगा भैया, पहला पद क्या हो जाएगा, संख्यावाची हो जाएगा। वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, पहला पद संख्यावाची है तो कौन सा समास होगा मित्र, द्विगु समास हो जाएगा। तीन बेड़ियां जहां मिलती हैं तो उसे क्या कहा, त्रिधारा कहा जाता है। त्रिधारा मतलब क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, ठीक है। कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया। अगला देखिए, अगला आपको सामने प्रश्न लिखा गया है कि यह बात सही कहा गया है, कहा क्या गया है, सदा सच बोलना चाहिए। हम मतलब हमेशा सही बोलना चाहिए, मौत भी आ जाए लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। लेकिन आज के समय में तो सारी दुनिया झूठ पर ही टिकी है। आपको लॉलीपॉप एक दिए, आप मुंह में डाले, बंद हैं, उनको दिया गया वो भी बंद है, उनको बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, उनका भी विश्वास जीते, उनका भी विश्वास जीते, और सबको नुकसान पहुंचा के जाते हैं, और बाद में हमको समझ में आता है नुकसान पहुंचा दिए हैं, अब इनसे बात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे, तब जाके दुश्मनी होती है, उसके पहले दुश्मनी नहीं होती है। तो यह ध्यान रखिएगा, सदा सच बोलना चाहिए। किस प्रकार का वाक्य भेद है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है या संकेतवाचक है। तो चलिए दोस्त बताइए कि इसी किस प्रकार का वाक्य है।
किस प्रकार का वाक्य बताइएगा इसको। भैया यह हमारी अपनी खुद की मर्जी होती है, हम आपको क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि सदा सच बोलना चाहिए। बाकी हम यह भी कहते हैं हमेशा झूठ बोला करो, ज़रूर तो कह सकते हैं ना, हमेशा गलत काम किया करो, लेकिन नहीं, कभी कोई कहा है नहीं कहा है। सब ने क्या कहा है कि हमेशा सही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, आगे फल अच्छा मिलेगा। सब गलत बातें हो गई दोस्त, यह सारी बातें गलत हैं। आज के समय में अच्छा कर्म करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं वो फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, ठीक। लेकिन जो अच्छा कर्म कर रहा है उसके पास साइकिल का पंचर बनवाने के लिए पैसा नहीं है। तो आज की कहानी यही चल रही है। तो आप लोग हालांकि ऐसा करिएगा नहीं, हम आपको सिर्फ बतला रहे हैं ऐसा, और आप लोग करिएगा नहीं। कोशिश करिएगा कि आप अपनी मेहनत से, खुद की मेहनत से खुद कमाइएगा, खुद खाइएगा। लेकिन अधिकांशतः ऐसी ही रीतियाँ चल चुकी हैं समाज में कि जहाँ कोई किसी को देखना भी नहीं चाहता, सब अपने अपने फायदे में लगे हुए हैं। दोस्त इस तरह से इस वाक्य में कौन सा वाक्य हो जाएगा, यह हमारा अपना विचार है। इस वाक्य में कौन सा वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक होगा। हमारी मर्जी होगी तो हम आपको सलाह देंगे, हमारी मर्जी होगी सलाह नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन इस पर संघर्षी है। जा है, रा है, हा है और सा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा गया इस पर संघर्षी कौन सा है। तो भैया कौन हो गया, जा हो गया। जा के साथ यह ध्यान रखिएगा, जैसे चा, छा, जा या लिखा जाता है तो यह सब क्या हो जाते हैं, इस पर संघर्षी होते हैं। और जो यह रा लिखा जाता है, रा को संघर्षहीन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। लेकिन हा और सा को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यह भी आपको हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का। अगला जो प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। या है, हा है, रा है और वाह है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन नहीं है की बात कहा गया है, तो नहीं है तो कौन नहीं है, हा नहीं है। हा कैसा व्यंजन कहलाता है मित्र, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है, ठीक है। हाँ कैसा व्यंजन कहलाता है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, या, रा और वाह क्या हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। केवल हा एक ऐसा है जिसे क्या नाम दिया जाएगा, ऊष्म कहा जाएगा। ऊष्म के साथ और भी वर्ण आ जाते हैं, जैसे सा और सा आ जाता है, ठीक है। सा और हा आ जाता है। बात क्लियर हो गई। अगला देखिए, लिखा गया हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है। चाचा जाझा है, पाफा बाभा है, ताथा दाधा है, टाठा डाढ़ा है। तो आप इसको सीधा से तो आप बता ही सकते हैं कि इसका तालु से उच्चारित कहाँ से होगी। तो तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है, चाचा जाझा है, ठीक। बाकी रही पाफा बा की बात, यह कहाँ से उच्चारित होते हैं, ओष्ठ से होते हैं, ठीक। ताता दादा ना की बात रही तो यह कहाँ से उच्चारित होते हैं, दंत से होते हैं। टाठा डाढ़ा की बात रही यह कहाँ से उच्चारित होते हैं, मूर्धा से होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, आज की क्लास का यहीं पर समापन किया जाता है दोस्त। फिर हम कल मिलेंगे अपने वही निश्चित टाइम पर अपनी एक नई क्लास लेकर और एक नए ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। चलिए तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।